दोस्तों, सैटरडे मौसम खबर में खुशामदीद। जनाब शाह जी को आखिरकार कैंडे में लाने या उनको नथ डालने का जो तैयारियां हैं वो ना सिर्फ कर ली गई हैं, बल्कि इस हवाले से मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी खुद मैदान में उतर आए हैं और उनकी तरफ से एक अहम बड़ा फैसला भी लिया जा रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि आज मुमकिना तौर पर जिस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 3 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे हैं जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और उस बेंच में शामिल है मोहतरमा जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जनाब मोहतरम जस्टिस इरफान सादत साहब, वो मुमकिना तौर पर जो राय नजर आ रही है इस वक्त मुख्तलिफ कानून पसंद और आइन पसंद ये जो है माहिरीन की, वो यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में ये जो बेंच है वो मुमकिना तौर पर आज 26वीं आईनी तरमीम और ख़ास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील के हवाले से जो आर्टिकल है 191A उसको सस्पेंड कर सकता है। और इस सस्पेंशन के हवाले से जो सूरत हाल है वो ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा संगीन हो जाएगी, बल्कि इस अमल को अगर ये जो है वो जो खदशात हैं अगर वो खुदा न खास्ता पूरे हो गए, दुरुस्त साबित हुए, तो उन खदशात के पूरा होने पर जो पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी लड़ाई है वो ना सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री पर चली जाएगी, बल्कि अदलिया भी 2 हिस्सों में तकसीम होकर मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो जाएगी। और इस सूरत हाल को फौरी तौर पर एड्रेस करने के लिए कि अगर इस तरह का कोई फैसला सामने आता है या इस तरह का कोई स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, तो इस सूरत में कौन से इकदामात लिए जा सकते हैं, और इसके लिए भी इब्तदाई तौर पर चंद तैयारियों को ना सिर्फ मुकम्मल कर लिया गया है बल्कि जवाब को भी रेडी कर लिया गया है। क्योंकि अब जो हालात हैं उसके मुताबिक सिस्टम किसी भी तौर पर किसी भी ईमानदार के सामने ना तो झुकने के लिए तैयार है और ना ही वो किसी भी तरीके से सिस्टम को उनके सामने सरनगू करेगा। सिस्टम अपने असूलों के ऊपर या अपने मौक़िफ़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर डट के मौजूद हैं। और इस सूरत हाल में मुझे ऐसे लगता है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल होने जा रहा है, क्योंकि एक जानिब ये एक्टिविटी है, जुडिशल एक्टिविटी है, दूसरी जानिब ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो भी मुकदमा इस वक्त ज़ेर समाअत है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू होगा जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद की मुलाकातों का अमल भी शुरू हो चुका होगा। यानी मुज़ाकरात का तीसरा राउंड जिसका बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा था वो भी जारी हो चुका होगा। और इस सारे सिनेरियो के बैकग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के साथ कोई इसी खुफिया मुलाकात की चहमगोइयां भी हैं। अगरचे इस हवाले से बैरिस्टर गौहर खान साहब मुलाकात से मुकम्मल तौर पर मुकर चुके हैं। उन्होंने इस बात की तरदीद की है, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वो अपनी फेस फीलिंग्स को शायद छुपा नहीं सके। अलबत्ता मुलाकात की ऑफिशियली बैरिस्टर गौहर खान साहब ने तरदीद की है। अलबत्ता बहुत सारे दोस्तों का ये मानना है कि ये मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के जो राज हैं वो भी खुलेंगे जरूर, जिस तरह ये जो ईमानदारी के जो जज्बात दिलों के अंदर दहक रहे हैं वो खुल के सामने आए हैं। अब जो सूरत हाल है उसको हमें जरा थोड़ा सा इस हद तक उसका जायजा ले लेना चाहिए कि आखिरकार वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो तकसीम हमें नजर आ रही है गुज़िश्ता 3-4 अदवार से। मसलन ये तकसीम का आगाज होता है जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद। जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद गुलजार साहब, आसिफ सईद खोसा साहब, उसके बाद जनाब उमर अताब बंदयाल साहब, उमर अताब बंदयाल साहब के बाद काजी फायजी साहब। ये एक मुकम्मल ट्रेल है जहां पर अदलिया हमें मुसलसल 2 हिस्सों में तकसीम नजर आई, और उसकी बुनियादी वजह जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब बनाने के लिए अदलिया को प्रोजेक्ट इमरान खान की कामयाबी का एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना है, और अदलिया को प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल करने के नतीजे में वहां पर जो ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश की गई उसके असरात आज हम अभी तक भुगत रहे हैं। इसी हवाले से ये जो 26वीं आईनी तरमीम थी, एक तो पर्सनल मसला है ना, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उनकी चीफ जजी खुस गई क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। अब वो चीफ जस्टिस उनकी जगह पर जस्टिस याह्या अफरीदी बन गए हैं, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या एक पर्सनल गरज का एक तासुर तो मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर उसके ताने बाने भी जाकर इमरान खान से जुड़ते हैं, क्योंकि 17 जनवरी को जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है, और इस जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है। इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मैं बड़ा फैसला आपका जिक्र कर रहा था जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का, कि इस मौके पर जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं वहां पर जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से चीफ जस्टिस
اور جو سینئر موسٹ جج ہے اس کو جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنایا جاتا ہے اور وہ ان کی سفارشات لی جاتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو اس طرح کی سچویشن کو نہیں کیا گیا اور اس حوالے سے یہ جو رولز طے کیے گئے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں، اس میں خاص طور پر اس بات کا بندوبست رکھا گیا کہ محسن اختر کیانی صاحب اس کمیشن میں نہ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کے اوپر لگا ہوا کاٹا، اور محسن اختر کیانی صاحب کو کسی بھی صورت، مجھے ایسے لگتا ہے کہ سسٹم ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں دیکھنا چاہتا، اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، ایک میں نے ویڈیو بھی کی تھی کہ لاہور سے ایک جج کی ٹرانسفر کے حوالے سے جو اپلیکیشن ہے وہ یہاں سے اپروو ہو کے چلی گئی ہے چیف جسٹس کے پاس، اور چیف جسٹس پاکستان بہت جلد، جیسے یہ جو اپوائنٹمنٹس کا سلسلہ مکمل ہوگا اس کے بعد جناب یہ جو ٹرانسفر کی اپلیکیشن ہے اس کو بھی جوڈیشل کمیشن کے روبرو پیش کریں گے۔ اب اس سچویشن کے اندر کہ جناب محسن اختر کیانی صاحب جسٹس عامر فاروق کے ساتھ اس کمیٹی میں، اس کمیشن میں موجود نہیں ہیں جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے کوئی ریکمنڈیشن ان خالی اسامیوں کے اوپر اس جوڈیشل کمیشن میں نہیں آئے گی۔ اب اس وقت جو دو ایسے جج ہیں جن پر پاکستان تحریک انصاف کسی طور پر بھی ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں دیکھنا چاہتی، اور وہ دو جج ایسے ہیں جنہوں نے عمران خان کو سزا دی تھی، ایک ہیں ہمایوں دلاور صاحب اور دوسرے ہیں شاہ رخ ارجمن صاحب۔ ان دونوں جج صاحبان کو نامینیٹ کیا گیا ہے بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ، اور مختلف لوگوں کی طرف سے ان کو، مثلا ایک کو تو جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ریکمینڈ کیا ہے کہ ان کو بنایا جائے۔ اب اس کے چکر کے اندر اس تاثر کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون سیاسی ججوں کو بھرتی کرنا چاہتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کسی ایک جج کی نامزدگی نہیں جمع کرائی گئی، یعنی مسلم لیگ نون اپنے اس تاثر سے بچنا چاہتی ہے کہ اس کی حمایت یافتہ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے۔ اب یہ جو سارے کا سارا چکر ہے یہ ان تقرریوں کو روکنے کے لیے ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ایک بہانہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کو روکنا یہ اصل ٹارگٹ ہے، اور اس کے لیے جناب منصور علی شاہ صاحب ڈے فرسٹ سے سرگرم عمل ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے اس سے پہلے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، اور 2 اجلاسوں میں جو مختلف عدالتی امور کے حوالے سے تھے، ہر ایک اجلاس کے اندر جناب منصور علی شاہ صاحب نے اسی نقطے کو اجاگر کیا کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اور 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ کو ہی سننا چاہیے، اس وقت تک ججز کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ان کے اس استدلال کو چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے رد کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں جناب، یہ آپ کا استدلال غلط ہے۔ اب چونکہ آئین کے اندر 26ویں ترمیم ہو گئی ہے، آرٹیکل 191A امینڈ ہو چکا ہے، اس کے نتیجے میں آئینی تمام تر امور منتقل ہو گئے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کو، تو اس بات کا فیصلہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ نے ہی کرنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مقدمات کو، ان کی اپیلوں کو، ان کی پٹیشنز کو کس وقت سماعت کے لیے فکس کرنا ہے، اور کیا یہ جو پٹیشنز ہیں اس کی سماعت 6 رکنی 7 رکنی کانسٹیٹیوشنل بینچ کرے گا یا فل کورٹ کرے گا، اس کا اختیار اب کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس ہے۔ اب اس نقطے کو جناب منصور علی شاہ صاحب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ابھی یہ جو 2 دن پہلے جو آرڈر جاری کیا گیا ہے، تحریری آرڈر منصور علی شاہ صاحب کا، جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس آرڈر میں اس بات کو واضح طور پر لکھا گیا ہے، وکیل کی دلیل کے طور پر اس بات کو وہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ آئینی طور پر غیر معتبر جو ترمیم ہے اس کے ذریعے اس معاملے کو کیا گیا۔ اور پھر جناب منصور علی شاہ صاحب ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم آرٹیکل 191A کو جو ہے وہ اس کے اوپر مقدمہ سن سکتے ہیں، تو وکیل صاحب کی جو جواب تھا اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا کہ جناب آپ جو کوئی بھی آئینی ترمیم عدلیہ کی آئینی حدود کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتی، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کا جو رائٹ ہے وہ موجود ہے، اور کسی طرح کی آئینی ترمیم کے خلاف آپ مقدمے کو سن سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے حتمی دلائل کو طلب کرنے کے لیے فری کین کو نوٹس جاری کیے گئے، اور خاص طور پر تاریخ کا تعین کیا گیا آج کا، تاکہ کل جب یہ مقدمہ کا جو بھی آرڈر ہو یا اس کے اندر جو بھی دلائل ہوں یا عدالتی ریمارکس ہوں وہ اثر انداز ہو سکیں ججز کی اپوائنٹمنٹ پر۔ اور آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ جیسے ہی جناب منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے یہ آرڈر آتا ہے،
फौरी तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के शितूंगड़े जो हैं जनाब वो सरगर्म अमल हो जाते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर इसी बात का इजहार किया जाता है कि जनाब बाकी बातें तो अपनी जगह पर, ये 2 जज हमें सुप्रीम कोर्ट, हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं चाहिए। कौन से 2 जज? हुमायूं दिलावर और शाहरुख अर्जुमंद। अब इन्होंने फैसला दे दिया, इनके फैसलों को हाई कोर्ट आगे से बहाल रखती है या खत्म करती है, या हाई कोर्ट की डिस्क्रिशन है। उस जज ने अपनी सूझबूझ के मुताबिक फैसला दे दिया, बात खत्म होगी। लेकिन आपकी ये ख्वाहिश है कि इन जजेस के आगे लग जाए फुल स्टॉप और इनका जुडिशियल कैरियर है वो तबाह बर्बाद हो जाए। ऐसा तो नहीं होता ना जी, दुनिया के निजाम इस तरीके से नहीं चलते। अब जिस तरह ये हाइप को क्रिएट किया गया है, मुझे ऐसे लगता है कि शाहरुख अर्जुमंद और जनाब हुमायूं दिलावर साहब, वो जो 4 में से 2 जजेस अपॉइंट होंगे, उनमें से ये 2 तो मुझे अब आगे फ्रंट लाइन पे आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके हवाले से जितनी हाइप को क्रिएट किया गया है, मुझे ऐसे लगता है कि जुडिशियल कमीशन के इजलास के अंदर ये कार्रवाई होकर रहेगी। अब जुडिशियल कमीशन के इजलास से पहले स्टे ऑर्डर का खतरा है। और आपका क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट हो, मुस्लिम लीग नून हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अरकान हो, या दीगर जो लीगल फ्रेटर्निटी है, उसको इस बात का इदराक नहीं है कि मंसूर अली शाह साहब क्या करने जा रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब के इरादे क्या हैं? मंसूर अली शाह साहब एक ऐसी तफरीक की बुनियाद डालना चाह रहे हैं, एक ऐसी तफरीक की बुनियाद रख रहे हैं जिसके नतीजे में वाज़ेह तौर पर अदलिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। और 2 हिस्सों में तकसीम होने का मतलब ये होगा कि अदलिया, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अपनी मौत आप मर जाएगी। उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि पार्लियामेंट के पास एक मौका आ जाएगा। पार्लियामेंट कहेगी कि जनाब हम एक नई आईनी तरमीम लाकर ये जो सारे के सारे जजेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, हम सब इनको फारग करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए जजेस अपॉइंट करेंगे। तो इस सूरत में क्या कर लेंगे मंसूर अली शाह साहब? वो कहेंगे नहीं जनाब, मैं सुप्रीम कोर्ट तो बाहर नहीं निकलना, वो मैं अपने बेंच पे अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा रहूंगा, मैं हटूंगा नहीं यहां से। या वो इस बात का इज़हार कर देंगे कि मैंने जजेस कॉलोनी का अपना घर खाली नहीं करना। ऐसा नहीं होता। जो जिस तरीके से ये एक जिसे हम कह सकते हैं ना कि एक यूनिवर्सली जो है ना एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि अदालतें कानून के ताबे होती हैं। अदालतों ने कानून के मुताबिक फैसले करने होते हैं। अदालतों ने कानून साजी नहीं करनी होती। अदालतों ने कानून से मावरा फैसले नहीं दे सकते, या अदालतें कानून को अपनी ख्वाहिशात के ताबे नहीं कर सकती। ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। लेकिन पाकिस्तान की अदालतें, ये बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे इस प्रिंसिपल के तहत नहीं है। वो अपने दायरे से ना सिर्फ बाहर निकल जाते हैं, बल्कि अपने दायरे से इस हद तक बाहर निकल जाते हैं कि वो दूसरे के जो हदूद है उसको भी अपने दायरे के अंदर शामिल करने की कोशिश करते हैं। और यही तोसी पसंदाना अज़ाइम इस वक्त हमारे तमाम मसाइल की जड़ है। अब आज का दिन अहमियत का हामिल है। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसकी समाअत है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आर्टिकल 191A के हवाले से अपनी अदालत लगानी है। पार्लियामेंट के अंदर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हैं, इसका 3रा राउंड है। लिहाजा आज का दिन मुझे ऐसे लगता है कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा गर्म होगा, बल्कि इस दिन की अहमियत हमें आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा उसका एहसास होगा, क्योंकि 16 के बाद 17 है और पता ये चलेगा कि 16 भारी पड़ता है या 17। ज़रूरी सार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।